So let's have a discussion of marginal cost of capital on the same lines. Marginal cost of capital may be defined as the cost of raising an additional rupee. मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या था, अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो कितना कॉस्ट होगा। यहाँ पे भी कॉस्ट की बात है, पर वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। बात वही की वही है कि अगर मुझे एक्स्ट्रा जो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग है, ऑलरेडी मेरे पास कुछ पैसा लोगों का लिया हुआ है, अब इसमें मैं कुछ पैसा और ऐड करना चाहता हूँ, कुछ पैसा और रेस करना चाहता हूँ, then what will be my additional cost of capital? Okay, since the capital is raised in substantial amount in practice, हम किसी से 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया तो नहीं लेंगे, हम क्या रेस करेंगे, सब्सटेंशियल अमाउंट्स, करोड्स ऑफ रुपीज, लैक्स ऑफ रुपीज। ओके, मार्जिनल कॉस्ट इज रिफर्ड टू इज द कॉस्ट इनकर्ड इन रेजिंग न्यू फंड्स। हम एडिशनल रुपी की जगह क्या यूज करेंगे, सपोज मेरा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर 10 करोड़ रुपए का है, मुझे और 5 करोड़ चाहिए, तो इस 5 करोड़ को एडिशनली जो मैं 5 करोड़ रेज करने वाला हूं, इसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा उसको मैं बोलूंगा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एडिशनल रुपी रेस करना तो पॉसिबल ही नहीं है, 1 रुपी तो हम किसी से लेंगे नहीं, है ना। एक यूनिट का आउटपुट बढ़ा सकते हैं पर 1 रुपया रेस कर सकते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि नया फंड्स रेस करने का जो कैपिटल है या कॉस्ट है उसको हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, लेट्स सी। Marginal cost of capital is derived when the average cost of capital is calculated using the marginal weights, that is additional weights. The marginal weights represents the proportion of funds the firm intends to employ. Thus, the problem of selecting between the book value weights and the market value weights does not arise. यहाँ पे वो वाला इशू नहीं आएगा कि मुझे बुक वैल्यू वेट्स यूज करना चाहिए या मार्केट वैल्यू वेट्स यूज करना चाहिए। ओके, टू कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द इंटेंडेड माने हम जिस वे में ये जो मैं 5 करोड़ रुपए रेस करने वाला हूँ, हमारा कंपनी रेस करने वाला है, दैट इज कॉल्ड इंटेंडेड फिनेंसिंग प्रोपोर्शन। हो सकता है कि मैं 5 करोड़ में से 3 करोड़ इक्विटी से लाऊं, 1 करोड़ डिवेंचर से लाऊं और 1 करोड़ का टर्म लोन ले लूं या पब्लिक डिपॉजिट कर लूं या कोई और तरह का सोर्स, तो ये मेरा हुआ इंटेंडेड फिनेंसिंग प्रोपोर्शन, है ना। तो इसका कितना हो जाएगा वेट, 0.62 0.2 0.6 0.2 0.2, ये हो गया उसका प्रोपोर्शन। ओके, व्हेन अ फर्म रेजेस फंड्स इन अ प्रोपोर्शनल मैनर and the components cost remains unchanged, components cost remains unchanged, इसका मतलब सपोज ये 3 करोड़ का मैंने इक्विटी रेज किया, इसके पहले भी मेरे पास इक्विटी तो था ही। अब सपोज उस इक्विटी का कॉस्ट लेट्स से 12% था और एडिशनल फंड्स रेज करने के बाद भी अगर कॉस्ट 12% रहता है, ऐसा बोला हुआ है, द कंपोनेंट्स कॉस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, पहले जितना कॉस्ट था वही अभी मेरा कॉस्ट है। ओके, तो ऐसा कहा जाएगा there will be no difference between the average cost of capital and the marginal cost of, ऑब्वियस है। सपोज पहले जो मैंने पैसा रेज किया था उसमें भी प्रपोर्शन ऐसा ही था, 6 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, माने 0.6 0.2 0.2, प्रपोर्शन भी सेम है। और पहले जो इसका कॉस्ट आ रहा था उसी कॉस्ट में मैं एडिशनल फाइनेंस रेज करूंगा। सपोज इक्विटी पहले 12% पे था, डेट पहले 9% पे था, दूसरा डेट 10% पे था, एडिशनल में भी ऐसा हो गया। 3-1-1, प्रपोर्शन भी सेम और कॉस्ट भी सेम, and there would be no difference in the
average cost of capital and the marginal cost of capital. The components cost may remain constant up to certain level of funds. Obvious है, मुझे 5 करोड़ का लोन लेना है तो परसेंटेज अलग होगा, 50 करोड़ का लोन लेना है तो परसेंटेज अलग होगा, और 500 करोड़ का लोन लेना है तो भी परसेंटेज अलग होगा, है ना। जैसा जैसा अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसा जनरली कॉस्ट कम होता है ना। और डिपेंड करता है कि आप कैसे सेक्टर, इसके लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसका कोई जनरल स्टेटमेंट हम लोग नहीं दे सकते कि आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा तो कॉस्ट कम ही होगा। वो उल्टा भी हो सकता है कि आपका अमाउंट भी बढ़ रहा है और कॉस्ट भी बढ़ रहा है। ओके, तो वो कंपनी टू कंपनी, बैंक टू बैंक, फाइनेंसिंग ऑप्शन टू फाइनेंसिंग ऑप्शन डिफर करता है। बट बेसिकली क्या है कि अगर आपका अमाउंट चेंज होगा तो आपका कॉस्ट भी चेंज होगा। हमें ये समझ के चलना है, वो बढ़ेगा या कम होगा वो क्वेश्चन में जैसा दिया होगा उसके हिसाब से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ डेट मे रिमेन 7% आफ्टर टैक्स टिल 10 lakhs। 10 लाख रुपए तक का आपको लोन लेना है तो आपका पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट होगा 7%। बट इफ द अमाउंट इज रेज्ड बिटवीन 10 लाख एंड 15 लाख, द कॉस्ट में भी 8%। देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, 10 लाख चाहिए तो 7%, 10 से ऊपर पर 15 लाख चाहिए तो 8%। Similarly, if the firm has to use external equity when the retained profits are not sufficient, हमारे पास retained earnings हैं पर sufficient नहीं है, then the cost of equity will be higher because of the flotation। हमेशा ऐसा होता है, it is always so। सपोज मुझे किसी प्रोजेक्ट में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है और मैंने ये प्लान किया है कि 30 करोड़ रिटेन्ड अर्निंग्स में से आएगा और 70 करोड़ कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी से आएगा। तो ये जो न्यू इक्विटी का कॉस्ट होगा इट वुड ऑलवेज बी हायर, हमेशा। आप हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं उसका भी अगर देखोगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वुड बी हायर एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। बता देता हूँ, देखो। देखो क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10.41 है, एज वेल एज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स कितना है। So cost of equity is always greater than cost of retained earnings. Illustration 18. ABC Limited has the following capital structure. Examine which is considered to be optimum as on 31st March 2018। हमारे पास 30,000 रुपीज के डिबेंचर्स हैं, 10,000 के प्रेफरेंस शेयर हैं और 1,60,000 रुपए की इक्विटी शेयर है। हमारा टोटल कैपिटल है 2 लाख रुपए। The company share has a market price of 23.6। कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस दैट इज P0। कौन से शेयर का मार्केट प्राइस बोला हुआ है, इक्विटी शेयर। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज 50% ऑफ द ईयर 2017 EPS। हमारे पास क्या है, 2017 का जो ईपीएस है उसका 50% हमारा नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड होगा। तो हमको 2017 का डिविडेंड दिया, सॉरी ईपीएस दिया हुआ है, अर्निंग पर शेयर 2.36। इसका कितना परसेंटेज डिविडेंड देंगे, 50%, दैट इज 1.18 पर शेयर। ये हो गया एक्सपेक्टेड डिविडेंड, दैट इज D1। The following is the trend of EPS for the preceding 10 years। पिछले 10 साल का ईपीएस का ट्रेंड हमें दिया हुआ है। अब देखो एक चीज समझने जैसा है, आपका डिविडेंड आपकी अर्निंग पे बेस्ड है। योर डिविडेंड इज बेस्ड ऑन योर अर्निंग्स। वो कैसे पता चलेगा, आपको प्रपोर्शन दिया हुआ है कि आप जितना कमाओगे उसका 50% आप लोग डिविडेंड के फॉर्म में दे दोगे। whatever you earn, of that 50% will be distributed as dividend।
इसका इम्प्लाइड मीनिंग ये होता है कि अगर कंपनी का अर्निंग बढ़ेगा तो कंपनी का डिविडेंड भी बढ़ेगा. इट मीन्स देयर इज अ ग्रोथ रेट. और अगर उल्टा है, कंपनी का अर्निंग पर शेयर कम हो रहा है तो डिविडेंड भी कम होगा. लेट्स सी हाउ दे हैव गिवन. ना, इन लोगों ने सीधा सीधा कोई एक इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, वो इनडायरेक्ट मैनर में दिया हुआ है. लेट्स सी हाउ टू अंडरस्टैंड. ये सिर्फ इक्विटी शेयर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. अभी भी बाकी की दो सिक्योरिटी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें एनालाइज करना है. 2008 में कंपनी का ईपीएस ₹1 था और 2009 में हो गया 1.10. कैन वी से देयर इज अ 10% इंक्रीज? यस और नो? हाँ सर। चलो अब देखते हैं 2010 में. अगेन कैन आई से देयर इज अ 10% इंक्रीज? आप करो कैलकुलेटर पे. 1.10 प्लस 10%. हाँ अब एवरी ईयर if you see, the earnings are growing at the rate of 10%. The earnings are growing at the rate of 10%. तो इसका मतलब ये है कि अगर अर्निंग्स का ग्रोथ होगा तो डिविडेंड का भी ग्रोथ होगा. ओके, सो व्हाट वुड बी माय ग्रोथ रेट फॉर डिविडेंड? क्या लिख सकता हूं मैं? 10। ग्रोथ रेट फॉर डिविडेंड इज 10%. है ना? Can I calculate the cost of equity based on this? The answer is simple. D1 upon P0 plus G. देखते हैं कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है या नहीं है. क्वेश्चन में हमको फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन एज सच अभी दिया हुआ नहीं है. okay? तो क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू D1 अपॉन P0 प्लस G एक्स पे. नेक्स्ट ईयर डिविडेंड कितना था? 2.36 का 50%. 1.18 डिवाइडेड बाय P0 प्लस ग्रोथ रेट. ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द cost of equity. Now we are going to calculate the cost of preference shares and cost of debentures. The company issued new debentures carrying 16% rate of interest. तो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा ₹16. The cost of interest is ₹16 and the current market price of debenture is ₹96. क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या है? के डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 1 - टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड्स. क्या हमें टैक्स रेट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है? द आंसर इज यस. 16 इंटू 1 - 0.5 अपॉन 96. जो भी कॉस्ट आएगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ डेट. The next thing is cost of preference shares. Preference shares ₹9.2, ये उसका प्राइस है, विथ एनुअल डिविडेंड ऑफ, ये हो गया PD. सिंपल है. कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल्स टू 1.1 अपॉन 9.2 इंटू 100. Rate is 12%. So we are now done with the cost of all three types of securities, that is cost of equity, cost of preference share and cost of debt. आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं. Calculate marginal cost of capital when no new shares are issued. इसके बाद determine the amount that can be spent for capital investment before new ordinary shares must be sold, assuming that retained earnings for next year's investment is 50% of 2017. Compute marginal cost of capital
when the fund exceed the amount calculated in C, assuming new equity share is issued at rupees 20 per share. So let's try to interpret all three. ना हमें कितना मार्जिनल फंड्स का रिक्वायरमेंट है वो वापस एक बार देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें नए शेयर्स इश्यू करने की जरूरत कब पड़ सकती है, when it would be required to issue new equity shares. तो हमारा ट्रेंड क्या है, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड इज 50% ऑफ द ईयर ऑफ 2017 ईपीएस. 2017 का जो ईपीएस है कितना है 2.36. अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर पे हम लोग 2.36 कमा रहे हैं. ऐसे हमारे पास कितने शेयर हैं 10,000. तो वी आर अर्निंग, हमारा अर्निंग है 23,600 रुपए. इसमें से हम लोग डिविडेंड कितना देंगे, वी आर गोइंग टू गिव डिविडेंड 50%. इसका आधा करेंगे 11,800, माने इसका आधा तो गया डिविडेंड में. तो कंपनी के पास कितना बचा प्लाउ बैक करने के लिए, री इन्वेस्टमेंट करने के लिए 11,800 बचा. कंपनी इतना पैसा खर्च करेगा 11,800 रुपए या उससे कम, लेस देन और इक्वल टू 11,800 स्पेंड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इससे ज्यादा स्पेंड किया, सपोज 11,800 की जगह कंपनी ने 15,000 स्पेंड किया, तो कंपनी को जो एडिशनल अमाउंट है वो बाहर से लाना पड़ेगा. यस और नो. हमने कितना कमाया पर शेयर 2.36, कितने शेयर्स पे 10,000 शेयर पे, तो हमारा अर्निंग हो गया 23,600 रुपए. इसको हम चाहे तो अपने पास रख सकते हैं, चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. इतना डिस्ट्रीब्यूट किया था, इतना कमाया उसका 50%, तो 11,800 चला गया डिविडेंड पे आउट. तो बचा कितना 11,800. अगर कंपनी अपने नए प्रोजेक्ट्स में या नए इन्वेस्टमेंट्स में अप टू 11,800 स्पेंड करता है तो वो पैसा तो कंपनी के पास ऑलरेडी रिटेन अर्निंग्स के फॉर्म में है. अगर उससे ज्यादा स्पेंड किया देन द कंपनी विल हैव टू रेज एडिशनल फंड्स फ्रॉम द मार्केट, आइदर फ्रॉम इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर. अगर आप नया इक्विटी शेयर इश्यू करते हो, इफ यू इश्यू न्यू इक्विटी शेयर, तो फॉर्मूला ये बनेगा D1 अपॉन P0 प्लस G. D1 कितना है 1.18. एक्सपेक्टेड डिविडेंड तो हमको दिया हुआ है, नए इक्विटी शेयर का प्राइस 10 रुपए है प्लस ग्रोथ रेट 10%, आंसर कम्स टू 15.9. अब हमारा कॉस्ट बदल जाएगा 0.1457. अब देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट किसको कहा जाता है. ये तो अभी भी दिस इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो आपका पहले जब हम नए फंड्स यूज नहीं कर रहे थे तो कॉस्ट कितना आ रहा था 0.1385. ओके, अभी कितना है 14.57 और पहले कितना था, ये इसका डिफरेंस निकालो. .72. इसको एक्चुअल में बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल फंड्स, एडिशनल फंड्स रेज करने की वजह से हमारा कॉस्ट बढ़ा है ना. पहले हो गया था 13.85, अभी हो गया 14.57. द कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 0.72%. तो अगेन आई एम गिविंग अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर. हमने 4 अलग अलग टाइप के सिक्योरिटीज के बारे में पढ़ा. बेसिकली 3 ही, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, है ना. डिवेंचर में हमने नंबर ऑफ ऑप्शंस की वजह से या नंबर ऑफ वेज में, दैट इज बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, ऐसे सारे डिवेंचर्स का कॉस्ट देखा. कमिंग टू प्रेफरेंस शेयर्स, वी हैव सीन कॉस्ट ऑफ
irredeemable preference shares and cost of redeemable preference shares. एंड कमिंग टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हमने 5 अलग अलग तरह से कॉस्ट देखा, दैट इज बेस्ड ऑन डिविडेंड, बेस्ड ऑन अर्निंग्स, बेस्ड ऑन कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, बेस्ड ऑन यील्ड टू मैच्योरिटी एंड बेस्ड ऑन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, दैट इज CAPM, जिसमें हम बीटा दैट इज रिस्क फैक्टर का इस्तेमाल करते थे. लास्ट पॉइंट वाज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स. कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स में ऐसा माना जाता है कि your cost of retained earnings would always be lower than your cost of equity, क्योंकि हम फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, बट जब डिनोमिनेटर में मार्केट प्राइस का इस्तेमाल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होता है, वेयर एज इन द केस ऑफ कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स उसका कोई फ्लोटेशन कॉस्ट होता नहीं है. आफ्टर दैट वी सॉ 3 different concepts. One is total cost of capital, that is weighted average cost of capital using book value weights, weighted average cost of capital using market value weights. और जब हम मार्केट वैल्यू वेट्स यूज करते हैं तो हमें रिटेन अर्निंग्स को अलग से नहीं लिखना है, बुक वैल्यू वेट्स यूज करेंगे तो हमें रिटेन अर्निंग्स को अलग से मेंशन करना है. द लास्ट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल फंड्स. इतने कॉन्सेप्ट हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं. आपने जो भी इस चैप्टर में सीखा, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट, अलग अलग जो आपने सिक्योरिटीज का कॉस्ट ढूंढा, दैट वुड बी हेल्पफुल इन द चैप्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, है ना. इस चैप्टर का लिंक इन्वेस्टमेंट डिसीजन के चैप्टर के साथ है. ओके, सो दैट पुट्स एन एंड टू द चैप्टर.